Good morning, all my dear students. In the previous class, we discussed about molar mass. Huh? Name of the chapter is mole concept, and we are discussing molar mass. ठीक है, हमने एटॉमिक मास देखा, मोलर मास देखा. एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम. मोलिकुलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल ऑफ एटम, यानी कि किसी भी एटम के एक मोल का जो वेट निकल के आएगा वो एटॉमिक मास होगा. ठीक है, और 1 to 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको याद करना है. मोलर मास के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था, उसके कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए. थोड़े बहुत एग्जांपल और देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे H2SO4 का मोलर मास निकालना है. ठीक है, सो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 into H प्लस S प्लस 4 into O. So atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of sulfur is 32, plus atomic mass of oxygen is 16. So 2 plus 32 plus 64 is equal to 98 ग्राम पर मोल. तो इस तरह से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. 98 ग्राम पर मोल का क्या मतलब हुआ कि भाई H2SO4 के एक मोल एटम का वेट कितना होगा? 98 ग्राम. फिर से H2SO4 के 1 मोल मोलिक्यूल का मास कितना होगा? 98 ग्राम. एक और एग्जांपल देख लो बेटा. मान लो एग्जांपल लेते हैं CaCO3. ठीक है, मुझे CaCO3 का मोलर मास निकालना है. तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन. कैल्शियम का कितना है? 40 प्लस 12 प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100 ग्राम पर मोल. यानी कि CaCO3 मोलिक्यूल के एक मोल पार्टिकल लेने पर उसका वेट कितना आएगा? 100 ग्राम. इज दैट क्लियर? मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल. एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम. एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के मोलिक्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स O2. बेटा ये एटम है और ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है. समझ रहे हो? सिमिलरली हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम गिव्स H2O मोलिक्यूल. सिमिलरली कार्बन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम गिव्स CO2 मोलिक्यूल. मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एटम इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, वो दूसरे किसी भी एटम के साथ जुड़ के मोलिक्यूल बना लेगा. सो एटम का मास एटॉमिक मास, मोलिक्यूल का मास मोलिकुलर मास. एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम मोलिकुलर मास. ठीक है, ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी. मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल. कि आपके मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं मोलिकुलरिटी. फॉर एग्जांपल, CO2 एक मोलिक्यूल है, उसमें टोटल कितने एटम है? तो उसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन का 2, टोटल 3 एटम है. सिमिलरली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मोलिक्यूल. हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इज देयर? कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन के 3, यानी कि टोटल 5 एटम्स आर प्रेजेंट. यानी कि किसी भी मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उस नंबर को हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी. किसी भी मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी. सो मोलिकुलरिटी पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द मोलिक्यूल. क्लासिफिकेशन of molecule
ऑन द बेसिस ऑफ मोलेक्युलरिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलेक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मोलेक्युलरिटी। उसमें नंबर 1 है मोनो एटॉमिक मोलेक्यूल। मोनो एटॉमिक मोलेक्यूल, इसका क्या मतलब हुआ? मोलेक्यूल हैविंग ओनली वन एटम। ठीक है, मोनो एटॉमिक मोलेक्यूल का मतलब है मोलेक्यूल हैविंग ओनली वन एटम। फॉर एग्जांपल नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, हमारे पास जो नोबल गैस फैमिली है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं? मोनो एटॉमिक मोलेक्यूल वाले। ठीक है, आपने N2, O2, Cl2 ऐसा देखा होगा, बट आपने कभी Ar2 देखा है? Ar2, Kr2? नॉट पॉसिबल। These molecules having only one atom. Number 2, diatomic molecule। डायटोमिक मोलेक्यूल का क्या मतलब होगा? मोलेक्यूल हैविंग टू एटम। अगर किसी मोलेक्यूल में दो एटम है तो हम उसे डायटोमिक मोलेक्यूल कहेंगे। उसके बेटा दो पार्ट है, होमो एटॉमिक, दूसरा हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम से बने हों। फॉर एग्जांपल O2, N2, Cl2। समझ रहे हो? ये एक मोलेक्यूल है, Cl2 इज अ मोलेक्यूल। उसमें कितने एटम है? तो दो। तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? डायटोमिक मोलेक्यूल। पर डायटोमिक मोलेक्यूल में जो दो एटम है वो दोनों एटम सिमिलर है, तो उसको हम रखेंगे होमो एटॉमिक कैटेगरी में। उसी तरह से हेट्रो एटॉमिक कैटेगरी में क्या रखेंगे हम? HCl ले लो, इसके पास भी दो एटम है पर ये दोनों एटम डिफरेंट है, इसलिए हम उसको कहां रखेंगे? हेट्रो एटॉमिक। आई बात समझ में? नंबर 3, ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल। ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल की क्या डेफिनेशन होगी? मोलेक्यूल हैविंग 3 एटम, है ना, जिसमें 3 एटम हो, उसमें भी दो पार्ट होंगे, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब सिमिलर एटम वाले। फॉर एग्जांपल ओजोन। ओजोन इज अ मोलेक्यूल, उसमें कितने एटम है? 3, तीनों सिमिलर। इसका एग्जांपल ZnCl2। टोटल कितने एटम है? 3, एक Zn का, 2 क्लोरीन के, पर सब डिफरेंट है। ठीक है, तो उसे ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। नंबर 4, टेट्रा एटॉमिक मोलेक्यूल। डेफिनेशन तो आप लिख पाओगे अभी अपने आप। मोलेक्यूल हैविंग 4 एटम, उसमें बेटा दो पार्ट होंगे, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का एग्जांपल होगा P4, हेट्रो एटॉमिक का एग्जांपल ले लो AlCl3 ले लो। सही है ना? एंड लास्ट नंबर 5 विच इज पोली एटॉमिक। पोली एटॉमिक मोलेक्यूल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मोलेक्यूल हैविंग मोर देन 4 एटम्स। इसमें भी दो पार्ट है, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का एग्जांपल होगा बेटा S8। इसका तो बहुत सारे एग्जांपल है, CaCO3 ले लो, H2SO4 ले लो, C6H12O6 ले लो। ठीक है, तो टेट्रा एटॉमिक के बाद क्या आएगा? पोली एटॉमिक। सो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ मोलेक्युलरिटी। और मोलेक्युलरिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम
प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल। आपके मोलेक्यूल में कितने एटम है उसके बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले आएगा मोनो एटॉमिक, फिर डाई एटॉमिक, फिर ट्राई एटॉमिक, फिर टेट्रा एटॉमिक और फिर पॉली एटॉमिक। होमो एटॉमिक में क्या होता है फिर? डाई एटॉमिक, होमो एटॉमिक, वो तो आप समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक मोलेकुलरिटी और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलरिटी। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर मीन्स क्या? मैटर मीन्स सब्सटेंस हैविंग मास। अगर किसी भी सब्सटेंस के पास मास है तो उस चीज को हम मैटर कहेंगे। आपके आसपास आप कहीं भी देखो सब मैटर है। टेबल, चेयर, फैन, एसी, बोर्ड, मार्कर, बुक, पेन, पेंसिल, सबका कुछ ना कुछ मास है। और जिस चीज का मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। जिस चीज का मास हो उन सभी चीजों को हम मैटर कहेंगे। सो व्हाट इज मैटर? द एनीथिंग विच हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज। अगर हमें मैटर का क्लासिफिकेशन करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिजिकली और दूसरा केमिकली। अब फिजिकली तीन तरह से हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकली भी तीन तरह से हो सकता है, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। और मिक्सचर बेटा दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर से मैटर का हम दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस में, केमिकली एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड में। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा सॉलिड कंपाउंड के बारे में जरा हम बात करें तो सॉलिड कंपाउंड का शेप जो है वो फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड में जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें दोनों एटम एक दूसरे से काफी कंबाइन, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टाइट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी सॉलिड का शेप बना के दिखाऊं आपको, तो सॉलिड के जो एटम है वो एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, जबकि लिक्विड के केस में क्या होगा, उनके बीच में थोड़ी स्पेस रहेगी और गैस के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होती है। एटम का एक दूसरे से करीब होना, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होना, उसकी वजह से सॉलिड का शेप फिक्स होता है। मान लो ये हमारी जो मार्कर पेन है वो अभी राउंड स्फेरिकल शेप की है, राउंड है, मान लो एज्यूम कर लो ये सर्कल है, तो मैं इसको ऐसे रख के जाऊं तो सालों तक ये सर्कल ही रहेगी। वाटर के केस में शेप फिक्स नहीं होता, वाटर को आप जिस कंटेनर में डालोगे उसके जैसा शेप अचीव करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी को ग्लास में लिया तो उसका शेप ग्लास जैसा, डोल में ले लो तो डोल जैसा, टंकी में लो तो टंकी जैसा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट इन लिक्विड एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन गैस। दोनों एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके आधार पे उस कंपाउंड का शेप डिसाइड होता है। सॉलिड में क्या होता है, दोनों एटम ऐसे टाइटली बॉन्ड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए गैस पार्टिकल कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल बह सकता है, सॉलिड कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, यहां मॉडरेट, यहां मिनिमम। दूसरी बात डेंसिटी, सॉलिड कंपाउंड की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, लिक्विड की मॉडरेट होगी और गैस की मिनिमम होगी। एज वी ऑल नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सीधी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और मास किसका ज्यादा है हम जानते हैं। क्लियर? अच्छा, प्रेशर इफेक्ट नॉट एप्लीकेबल, प्रेशर इफेक्ट निग्लिजिबल,
प्रेशर इफेक्ट मैक्सिमम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। किसी भी सॉलिड कंपाउंड के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा दो तो उस फोर्स की सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं होती, यानी कि प्रेशर। सो प्रेशर की इफेक्ट सॉलिड पे नहीं होती। आप अपने टेबल पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर ड्रॉ करो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो, उसको कुछ नहीं होगा। लिक्विड में फोर्स अप्लाई करो, आपका हाथ चला जाएगा पानी में कुछ नहीं होगा। बट प्रेशर अप्लाई होता है गैस पे। किसी भी गैस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका शेप कम होता जाएगा। अभी मेरे इस क्लासरूम में 15 किलोग्राम ब्यूटेन गैस मैंने फिल किया है। कितना? 15 केजी। प्रेशर लगा लगा के मैं उसको गैस के सिलेंडर तक ले जा सकता। पहले हमारे अगर गैस का सिलेंडर आता था ना 15 केजी का, उसका शेप इतना ही था, तो उतने से गैस के सिलेंडर में 15 केजी गैस आता था, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा था। समझ रहे हो मेरी बात को? सो प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड पे नहीं होता, लिक्विड पे मॉडरेट होता है और गैस पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात। नेक्स्ट है केमिकली क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। बेटा एलिमेंट के बारे में आप जानते हो, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है जो नेचर अकरिंग है, जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। हाँ, और कंपाउंड के बारे में जानते हो, आपके आसपास जो भी कंपाउंड है। पर याद रहे केमिस्ट्री में हम सिर्फ प्योर कंपाउंड की बात करेंगे, इम्प्योर कंपाउंड की नहीं। जैसे कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की थोड़ी बात करनी है हमें। मिक्सचर, मिक्सचर में होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट में डिसॉल्व हो, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। फॉर एग्जांपल 250 ml पानी में आप 2 ग्राम NaCl डाल दो, स्टर कर लो, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल हर एक जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप उसको फिजिकल मेथड से डिफरेंट नहीं कर सकते हो, उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। उसको आप ऊपर से टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो, टेस्ट सेम आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो बटर मिल्क बनाओ आप घर पे, तो आप दही में वाटर दे देते हो। बटर मिल्क में आप क्या करोगे? दही लोगे, उसमें आप पानी डाल दो और स्टर कर दो। जब तक आप स्टर करते रहोगे तब तक दही के पार्टिकल आपके सॉल्यूशन में रोटेशन में रहेंगे। आप उसको जैसे ही थोड़ा स्टेबल होने दोगे वो दही के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, पानी ऊपर रह जाएगा। दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आप ऊपर से टेस्ट करो तो पानी का टेस्ट आएगा, नीचे से टेस्ट करो तो दही का टेस्ट आएगा। हेटेरोजीनियस मिक्सचर फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, पानी को निकाल लो, दही को निकाल लो, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का जो टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक बेटा PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेना और थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दो। इतना आपका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अभी आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, सो अभी हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया, मैटर के क्लासिफिकेशन देख लिए, फिजिकली, केमिकली। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ मैटर कैसे करेंगे? हम किसी भी मैटर का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसका मास एंड वेट। सी मास एंड वेट आर डिफरेंट। हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज योर वेट, तो आप बोलोगे 50 kg। दैट्स रॉन्ग। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपका वेट कितना है, तो आप आंसर देते हो सर 40 kg। वो वेट नहीं है, वो मास है। आप जो कह रहे हो वो मास है। योर मास इज 40 kg। मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रेविटी, बट वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। मास mass independent from gravity. y weight w is equal to mg। ये पढ़ चुके हो आप, weight equal to
mg। मान लो किसी बच्चे का मास है 40 kg, उसको अर्थ की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आएगा 400 kg। नहीं आवाज समझ में आई? अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा बेटा तेरा वेट कितना है, तो वो आंसर देगा 40 kg, वो गलत है, वो उसने मास बताया। तो अब से आपको कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या आंसर दोगे? मल्टीप्लाई इंटू 10, बिकॉज W इज इक्वल टू mg। तो किसी भी मैटर का मास निकालना या वेट निकालना वो अलग बात है। मास और वेट दोनों का यूनिट केजी है। ओके, अब थोड़ी बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि हमारे आसपास हर रोज कोई ना कोई इंसिडेंट होते हैं। वो इंसिडेंट या तो नेचर अकरिंग हो गए या तो मैन मेड हो गए। उस इंसिडेंट को डिफाइन करने के लिए हमें जो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी वो है फिजिकल क्वांटिटी। राइजिंग ऑफ सन, सनसेट होना, अर्थक्वेक, ये सारी नेचर अकरिंग इंसिडेंट है। बाइक से जाना, चक्कर लगाना, ये सारे मेन मेड है। तो ये सारे इंसिडेंट को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। कि वो साइकिल जा रही है तो वो कितनी स्पीड से जा रही है, तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उस साइकिल का मास कितना होगा, सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये सारी जो चीजें है ना बेटा, वो फिजिकल क्वांटिटी। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट लगेगा। तो आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हो, लेंथ, मास, टाइम। अभी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, MLT, है ना, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट, मोल, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप CGS सिस्टम पढ़ चुके हो, उसके बाद MKS सिस्टम पढ़ी आपने, उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रही है वो SI सिस्टम है। CGS सिस्टम मतलब क्या? CGM का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। MKS का मीटर, किलोग्राम, सेकंड। देखो, सेंटीमीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है? लेंथ का, सॉरी, ये है लेंथ का, ये है मास का और ये है टाइम का। तो ये जो तीनों मेन फिजिकल क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर किसी भी मैटर का मास हमें स्मॉल स्केल पे निकालना हो तो उसके लिए हम ग्राम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड का मास हमें लार्ज स्केल में निकालना हो तो हम उसको किलोग्राम में यूज करेंगे। पर मान लो मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है और मुझे अमेरिका में मेरे गेहूं को बेचना है। मैं फार्मर हूं और मेरे पास सपोज 20 kg गेहूं है या चावल है, और ये चावल मुझे किसी अमेरिकन को बेचना है। मैंने बोला पर केजी मैं 20 रुपीज लूंगा। वो बोले व्हाट केजी? हमारे यहां तो क्विंटल में मेजरमेंट होता है। वो बोले मुझे पर क्विंटल भाव बता। अब यहां पे मैं केजी पे भाव बता रहा हूं, वो बोलेगा क्विंटल में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए फिर ऐसा ही सिस्टम अमल में लाए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब जब हम कहीं भी इंटरनेशनल रिलेशन पे हम बिजनेस करते हैं तभी हमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के यूनिट को फॉलो करना पड़े। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में मास को केजी में ही दिखाना है, लेंथ को मीटर में दिखाना है और टाइम को सेकंड में दिखाना है, वरना क्या है, ये बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे लगने वाला यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी अधूरी है। आप कभी भी मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो आप ऐसा कहते हो कि मुझे 2 बनाना दो या 2 पोटैटो चाहिए मुझे। आप क्या बोलोगे? 2 kg चाहिए।
आप किसी भी गारमेंट शॉप पे जाओ तो आप ऐसा कहते हो कि मुझे 2.5 कापड़ दो, 2.5 मीटर कापड़ दो। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे उसका यूनिट चाहिए। अब आप फिजिक्स में ये भी पढ़ते हो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई मुझे वडोदरा जाना है, तो मैं उसे बोल दूं 100 किलोमीटर, ऐसे करके बोल दूं वडोदरा इज 100 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। ध्यान से समझना, वडोदरा कहाँ पे है, मुझे वडोदरा जाना है, मैं कैसे जाऊं। ऐसा कोई मुझे पूछे और मैंने उसको बोल दिया वडोदरा इज 100 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ऐसे इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर चलना शुरू करे, कभी वडोदरा नहीं आएगा। हाँ, राजकोट आएगा, जामनगर आएगा, जूनागढ़ आएगा, वो 100 नहीं, वो 1000 किलोमीटर जाएगा ना, फिर भी वडोदरा नहीं आएगा। उसको बोलना पड़े वडोदरा इज दिस डायरेक्शन 100 किलोमीटर। आप यहाँ से सीधे जाओ, फिर राइट ले लो, फिर एक्सप्रेस हाईवे से चले जाओ, तो 100 किलोमीटर पे वडोदरा है। तो दिस ये क्या है, डायरेक्शन है। सो कई फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता है। कई सारी चीजें ऐसी है जिसमें टेम्परेचर मतलब डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कितनी, बोले 1, किस डायरेक्शन में, अभी कोई भी डायरेक्शन हो, डेंसिटी 1। अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना, बोले 30 डिग्री, किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जरूरी है, और यूनिट के साथ साथ कई बार डायरेक्शन भी जरूरी है। तो ये यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी की वजह से हम ये मेजरमेंट कर पाते हैं। किसी भी मैटर का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्वांटिटी की जरूरत है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपको एक बार देख लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आप डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर को जनरली हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस पर। डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहीट भी होता है, और केल्विन भी होता है। अगर डिग्री फ़ारेनहीट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और अगर केल्विन है, केल्विन में आपको चाहिए तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये सारे कन्वर्जन है। अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसको केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी की जो बात है वो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से टेक्स्ट बुक में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अब उसके बाद का हमारा टॉपिक जो है वो है परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में हम अगले क्लास से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना देख लो, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का परसेंटेज कितना है उसको निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप फिजिकल क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट टेक्स्ट बुक में से खास पढ़ लेना एक बार। ओके।